चीजें जो हैं ये दुनिया में देखी गई हैं। ठीक होगा बच्चों। ये बातें कल जो है हमने सब दोस्तों ने अच्छी तरह समझ ली थी। आज एक काम करते हैं कि किताब में भी इसे जरा देख लेते हैं ताकि पता लग जाए इसके अंदर इसको कैसे एक्सप्लेन किया इन्होंने। तो किताब में अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने सबसे पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले उसकी एक अजम्पशंस ले लेते हैं। तो हम अजम्पशन आमतौर पे कहते हैं मफरूजात को, क्या कहते हैं? मफरूजे, डिफरेंट मफरूजे होते हैं हर चीज के, कि अगर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। ठीक है ना जी। तो इस तरह डिफरेंट कंडीशंस रखी जाती हैं। ठीक है जी। तो हम इन तमाम कंडीशंस के अंदर इसको देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। एक मिनट बस मैं चेक कर लूँ कि इसका पेज कौन सा है। तो इट्स ये रहा। अच्छा बच्चों, सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबल का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व का, ये जो कॉन्सेप्ट कवर करता है उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ की उर्दू लैंग्वेज में जो मतलब निकलता है वो होता है कुछ लेकर कुछ देना। यानी ट्रेड ऑफ इज अ मीनिंग कैन बी गिवन टू गिव एंड टेक। गिव एंड टेक। तो इस ये कॉन्सेप्ट गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट देता है। वो कैसे? कि जब आप करते हो क्या कि गाड़ियां ज्यादा बनानी चाहते हो तो मिसाइल कम कर लेते हो, और जब मिसाइल ज्यादा बनाना चाहते हो तो गाड़ियां कम कर लेते हो। तो कहता है टू गेट समथिंग वी मस्ट फॉरगो समथिंग। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है। और उसकी वजह क्या है? हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड होते तो हम दोनों की प्रोडक्शन बढ़ाते, लेकिन चूंकि लिमिटेड थे इसलिए हमें एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। टू गेट मोर ऑफ गन्स स्टेट मस्ट कंप्रोमाइज ऑन फूड। चूंकि इनकी एग्जांपल में दो चीजें थी ना, हमारी तो एग्जांपल में यहाँ पे मिजल्स थे और यहाँ पे कार्स थी। तो इन्होंने कार्स की जगह क्या रख दिया? फूड रख दिया। ठीक है, गन्स रख दिए और मिजल्स को गन कर दिया, और उसको इन्होंने क्या कर दिया? फूड कर दिया। अब ये एक बात तो ये समझ आती है कि ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है। कुछ ले लो कुछ दे दो। तो मिजल ज्यादा चाहिए तो गाड़ियां कुर्बान करो, दे दो। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, बात समझ आती है जी। अच्छा, तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। दूसरा है चॉइस। अगर आप देखें तो ए, बी, सी और डी और ई, ए, बी, सी, डी और ई, ये सारी आपकी क्या थी? चॉइसेस थी। कहता है ड्यू टू लिमिटेड इनकम वन शुड मेक चॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड प्रायोरिटी। वो नीड एंड प्रायोरिटी में ऐसे समझाता रहा कि अगर हमारे दुश्मन ज्यादा हुए तो हम गाड़ियों को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, मिसाइल्स बनाएंगे। और अगर हम किसी ऐसे खित्ते में बैठे हैं जहाँ चारों तरफ हमारे दोस्त के बाब ही हैं, जैसे यूरोप में हर मुल्क दूसरे के इस वक्त दोस्त यार बना हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? कार्स बनाएंगे। तो वो कहता है कि ये नीड बेस है, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मिसाइल ज्यादा चाहिए, तुम्हें कार ज्यादा चाहिए। फॉर इंस्टेंस, ए हेड ऑफ फैमिली मस्ट फॉरगो सम ऑफ द लग्जरी टू प्रोवाइड नेसेसिटीज फॉर फैमिली। जैसे कि हेड ऑफ फैमिली को लग्जरी क्या करना पड़ता है? फॉरगो करना पड़ता है अपनी लग्जरी को, ताकि अपने बच्चों को चीजें प्रोवाइड कर सके। मिसाल के तौर पे आपके अब्बू के पास 70 लाख रुपया है, तो स्टेट में अपनी लाइफ के लग्जरी के लिए अपनी बाइक छोड़ के किया स्पोर्टेज ले लेते हैं। उनकी जिंदगी आराम में आ गई। लेकिन आप अगर तीन चार भाई बहन हैं तो वो नहीं ले रहे, आपको क्या दे रहे हैं? तालीम दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अपनी लग्जरी को कुर्बान करके आपको नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल भी है, यहाँ पे भी यही है कि गाड़ियां देके मिजल्स ले रहे हैं या मिजल्स देके गाड़ियां। और ये जो छोटी सी मिसाल है ये भी आपके सामने। राइट बच्चों। अच्छा, अब कहते हैं एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। आप देखिए ये बात भी यहाँ डिस्कस हुई है कि ये सारे के सारे पॉइंट एफिशिएंट हैं, नीचे वाले इनएफिशिएंट है। तो कहता है
कि एफिशिएंट स्टेट दैट मैक्सिमम अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, वो कॉम्बिनेशन जो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकते हैं, while inefficient term as underutilization of resources। जैसे कल की एक एग्जांपल में आपने देखा कि नीचे वाले एक पॉइंट पे यहाँ तो एक मिजल गम हो रहा था, यहाँ 6 गाड़ियां हाथ से जा रही थी, तो वो अंडर ऑप्टिमम हो गया। लिहाजा बेहतर क्या है कि कहाँ पर रहें, प्रोडक्शन पॉसिबल के कर्व के पॉइंट्स पर ही रहें। नतीजा ये होगा कि हम इस पे जो कुछ मिलेगा वो एफिशिएंट होगा। राइट बच्चों, अब कर्व के आगे जाने पर क्या हुई थी, ग्रोथ। इसका मतलब है ट्रेड ऑफ भी इसके अंदर पड़ा, चॉइसेस भी पड़ी, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट भी पड़ा, और कर्व के आगे जाने से क्या हुआ, मोर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा जब आपने कहा कि हम कुछ पाने के लिए पहले क्या करते हैं, जी खोते हैं। तो आपने देखा 1 1, फिर क्या था 3 1, फिर क्या था 6 1, और फिर था 10 1। तो हर अगली दफा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, बढ़ रही थी। तो वो कहता है यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाय कंटिन्यूस स्विचिंग रिसोर्सेज टू सम अदर अदर यूजेस। जब भी दूसरे यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। अब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स हैं, ये इसने गलत किया है। उसकी वजह ये है कि ये पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर नंबर 4 में जाके आता है। चैप्टर नंबर 4 में आता है। इसको असूली तौर पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। सिंपल, फिलहाल समझे, मैंने इसका जिक्र ही नहीं किया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कल मैंने पढ़ा दी थी कि क्या है, 1 1 3 1 6 1 10 1। और उसकी वजह क्या बताई थी, बढ़ क्यों रही है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट था गाड़ियों का उसको आप ला रहे थे मिजल्स बनाने, तो इसलिए हर अगली दफा उससे कम टेलेंडर मिल रहा था जिसकी वो फील्ड नहीं थी। तो लिहाजा हमें ज्यादा इधर में वसाइल झोंकने पड़ रहे थे उसको बनाने के लिए। राइट जी। अब जो टेक्नोलॉजिस्ट कंट्री होता है वो एक गाड़ी को बनाने के लिए क्या करते हैं, एक प्लांट है जो 30 सेकंड बाद एक टोयोटा की गाड़ी गिर रही है आके चेन पे, जापान में। लेकिन वही गाड़ी जब हमारे यहाँ सुजुकी बनाता है, पहले चादर काटता है, फिर मोल्डिंग मशीन में डालता है, क्या हाल है। और वहां पे एक गाड़ी मेरे हाल है वो 4 हफ्ते बाद जाके तैयार होती। तो ये डिफरेंट है, क्या हाल है। तो इसका मतलब है इट्स डिपेंड ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। वहां गाड़ी ये बन के आ रही है और हमारे यहाँ गाड़ी आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है, यही वजह हमारी गाड़ी महंगी भी है। ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसने कैसे निकाल दी, किसी भी 2 पॉइंट पे y2 - y1 कर दिया उसने, तो कॉस्ट नहीं कराई। मिसाल के तौर पे देखिए, आपका जो पिछला डायग्राम था उसके अंदर, अगर मुझे याद है, जहां तक याद पड़ता है, कि जो एक पॉइंट था ना वो इस तरह से था, देखो ये, और एक तकरीबन कोई इस तरह से था। ये था 2 और 16 गालमन, और ये था 10 और 3, ऐसे ही था। तो अगर ये ए पॉइंट है और ये, चले जो भी है, आपने इसको क्या कहा था, ए बी सी है और ये डी है, ऐसे ही हम कहते हैं आप उस पॉइंट से इधर आ रहे हैं। तो देखिए ये आपका y2 है, ये आपका y1। जिसपे जाएंगे नई वैल्यू 2 होगी ना, पुरानी वैल्यू y। इसी तरह अब x जिस पे आप गए हैं, ये x2 है और ये x1 है। तो आप यहाँ पे जब निकालेंगे इसकी कॉस्ट तो बनेगी, शाबाश, इट इज 10 - 16। दूसरी वाली पहले आएगी ना बेटे, तो दूसरी वैल्यू 10 है, तो 10 और 3 - 1, तो क्या आ गई कॉस्ट, -6। आपने 6 गाड़ियां देखे, एक में कर दिया। राइट जी, समझ आई कैसे निकाली है। फिर देखो, देखो पहला पॉइंट आपका सी है, दूसरा पॉइंट आपका डी है। तो 16, आप सी से डी पे आए, सी से, तो 16 से कहाँ आए, 10 पे। जाहिर है नीचे को कम होगा ना, लेकिन पहली वैल्यू ये है, पहली वैल्यू ये है क्योंकि पहला सी है ना,
डी उसके बाद आया, आप इस तरह सी से डी पे आए हो, इसलिए ये दूसरी वैल्यू है y2 और वो पहली वैल्यू है y1, और यहाँ पे ये पहली वैल्यू है सी वाली x1 और ये डी वाली x2। आपने क्या किया, y2 में से y1 माइनस कर दिया और x2 में से x1 माइनस कर दिया, सॉरी ये तो 3 - 2, ठीक है, 2 - 3 नहीं, देखो दोबारा देखो, दोबारा देख बेटा, ये देख c पहला है ना, तो ये y1 और ये x1 होगा पहला, पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू डी पे है ना, तो ये y2 और वो x2 होगी। रिपीट हुई बात? क्या मतलब भाई, पहले पॉइंट की दोनों वैल्यूज को x1 कहेंगे ना, और दूसरे वाली को क्या कहेंगे, 2 कहेंगे, ठीक है ना। तो 2 - 1 करना है, तो 3 में से 2 निकलेगा और 10 में से 16, राइट, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। देखो ना क्या हाल है, हमेशा पहली वैल्यू 1 होती है, दूसरी वैल्यू 2 होती है। मुश्किल बात तो नहीं लगी कोई? क्या हाल है, राइट जी। तो ये इन्होंने दिया और मैंने ऐसे ही करा दिया, लेकिन किसी यूज कोई नहीं, पेपर में कोई नहीं ये पूछता है ऐसी चीजें को। अब अजम्पशन क्या थी? अजम्पशन जो है वो ये होता है, कोई भी चीज लॉ पढ़ने से पहले ना कुछ मफरूजात फर्ज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि ये एक इलेक्ट्रिशियन, दुनिया हर काम ऐसे ही होता है, ये एक इलेक्ट्रिशियन है, हमने इसे बुलाया कि लो भाई तुमने ना ये हमारा स्विच बोर्ड सही करना है, इसके अंदर मफरूजात। पहला मफरूजा ये है कि इसका नाम असद है। दूसरा मफरूजा ये है कि इसको इलेक्ट्रिकल का पूरा काम आता है, ये 3 फेस AC DC सब जानता है, ऐसे ही होता है ना काम। तो मफरूजात क्या होते हैं, इसके बगैर जिंदगी चलती है? नहीं चलती। क्या हाल है, क्यों भाई, है कि नहीं? अब ऐसे फर्ज कर लो कि इसकी शादी हो रही है, ठीक है जी। अब सारी बात मफरूजात पे है कि जो लड़की आ रही है वो अच्छा कमाती है, ईमानदार है, शरीफ लड़की है, तो वो घोड़े पे बैठ के आएगी, इसको डोली में बिठा के ले जाएगी। मफरूजा है, मफरूजे में क्या है? हो सकता है, ठीक है। इसका सुसर चेक करेगा, इसे काम वाम आता है, बर्तन धोने, खाना पकाना, बच्चे संभालने, तो देखिए मफरूजात ही है ना। और उस लड़की को भी उसके माँ बाप ने लारा लगाया हुआ, तेरी जिंदगी डिसऑर्डर है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तेरी शादी हो जाएगी, घर में नेक बच्चा आ जाएगा, घर संभाल लेगा, तेरी चीजें संभाल लेगा, ये सारे मफरूजात ही है ना। तो जिंदगी में जितने भी काम होते हैं किस वजह से होते हैं, मफरूजात से होते हैं। यहाँ भी मफरूजा है। पहला मफरूजा क्या रखा है इन्होंने, assumption, हम रिसोर्सेज जाया नहीं करेंगे, हम रिसोर्सेज को सोच समझ के एफिशिएंट यूज करेंगे। इसका मतलब हम A B C D और E ही चूज करेंगे, उसके अलावा कोई गलत पॉइंट चूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, इकोनॉमी में ये जो छोटी सी मीशत है, यहाँ क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, जितने रिसोर्सेज थे सारे खपा दिए हमने, एक भी रिसोर्स बचाया नहीं, इसको क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर एक आम बच्चा सोचे जो आज नया नया इकोनॉमिक्स पढ़ने है, तो उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे समझाएंगे? यूं समझो कि हमारे मुल्क में जितनी बिजली बन रही पूरी इस्तेमाल हो रही, एक रत्ती है, एक यूनिट भी नहीं बच रहा, जितनी जमीनें सारी जेरे काश्त हैं, एक भी जमीन का टुकड़ा बचा नहीं हो, इसको क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये ऐसी है जैसे आपकी एक गाड़ी है टोयोटा और उसकी फुल स्पीड है 120 और आप उसको 120 पे चला रहे मोटरवे पे, तो इसको आप क्या कहेंगे, गाड़ी फुल कैपेसिटी पे चल रही, इससे आगे चलाएंगे तो नुकसान होगा, राइट जी। तो मीशत भी कहाँ चल रही है? तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या बताता है, कहते हैं जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे ना, सारे के सारे हमने फुली एम्प्लॉयड कर दिए, सबको इस्तेमाल कर लिया, बिजली, पानी, नलका, जमीनें, हर चीज। समझ आती बात की? रिपीट करो। पहली बात क्या है, सारे रिसोर्सेस एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, यानी कि हम पूरी जिम्मेदारी से एक भी चीज को जाया होने नहीं दे रहे। और दूसरी बात, क्वेश्चन में फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी हम जब जाया, देखिए ना, अगर बच जाता तो जाया हो रहा होता ना। तो ये और ये बात तो एक ही, हम हर चीज यूज कर रहे हैं, तो निचला पॉइंट क्या कह रहा है,
हर चीज यूज कर रहे हैं, तो हर चीज फुल एम्प्लॉयड है, पूरी तरह हर चीज इस्तेमाल हो रही है। आगे क्या है, इनपुट रिसोर्सेज आर, इसमें कौन सी शक की बात है, हमेशा फिक्स्ड होते हैं। पाकिस्तान का इलाका कितना है, 1300 मुरब्बा मील, कल 1600 हो जाएगा, 1700 हो जाएगा, नहीं 1600 मुरब्बा मील ही रहेगा। हमेशा रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक गिवन टाइम पे फिक्स्ड ही होते हैं, एक गिवन टाइम पे, जस्ट लाइक योर फादर सैलरी एट इन ए गिवन मंथ फिक्स ही होगी। हाँ साल बाद बढ़ेगी, लेकिन गिवन टाइम पे क्या होगी, फिक्स्ड ही होगी। क्या हाल है, जैसे इसका आप रिश्ता देखने आएंगे तो हम क्या बताएंगे, हम कहेंगे 10 साल बाद ग्रोथ रेट ये होगा, इतनी आमदनी बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा, बच्चा सीए कर जाएगा। ठीक है, तो वो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, बच्चा चाय लेके आएगा जी, कामते ऑटो से ट्रे लेके आता है, चल के दिखाता है, ऐसे होगा नहीं, होगा यही कि हम उन्हें यही कहेंगे कि भाई मसला ये है कि आज के गिवन टाइम के ऊपर इसने सीए किया हुआ और इसकी तनख्वाह 1,70,000 है। तो इसलिए गिवन टाइम पे क्या होते हैं, इनपुट रिसोर्सेस फिक्स होते हैं, वो बता नहीं पड़ते हैं कि इतने फिक्स। आगे ये मॉडल में कितनी चीजें थी, 2 गुड्स थी, हमारा था मिजल्स और कार, और इनका क्या था, फूड और गन्स। अच्छा, और एक और बात हमने फिक्स कर दी थी, कांस्टेंट स्टेट ऑफ, इसका मतलब है देखिए जो कर्व आगे गया था वहां assumption रिलैक्स की थी, याद करें। जब आगे गया था हमने क्या कहा था, नए मिनरल रिसोर्सेज निकल आए, गोल्ड निकल आया, टेक्नोलॉजी बदल गई, इंप्रूव कर गई, तो वो किधर चला गया था, आगे चला गया था ना। क्या हाल है, तो टेक्नोलॉजी की तरक्की पर वो कहाँ चला गया, आगे चला गया, राइट कह रहा हूं मैं बात। और ये तो वहां रिलैक्स किया था एंड में जाके, लेकिन जब तक मैं आपको लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा रहा था या प्रोडक्शन पॉसिबल कर पढ़ा रहा था, उसके पहले मॉडल के अंदर हमने क्या किया था, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आता। अगर चेंज आएगा तो वो तो आगे चला जाएगा ना फिर, तो फिर हम कॉन्सेप्ट क्या समझाएंगे, अभी डायग्राम बन ही रहा होगा और वो आगे भागता जाएगा, उसे रोकना है, इसलिए क्या करेंगे, गिवन टाइम पे टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट करेंगे, रिसोर्सेज भी कांस्टेंट करेंगे, अब ये भी कांस्टेंट हुआ और ये भी कांस्टेंट हुआ। ठीक है, और 2 गुड मॉडल है, गुड्स भी कांस्टेंट है, दो ही, तीन नहीं होंगे। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, हमने हर चीज को कांस्टेंट सपोज किया हुआ। इनपुट रिसोर्सेज भी वही है, कांस्टेंट है, फिक्स है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और गुड्स भी कांस्टेंट है, दो हैं, दो ही रहेंगी। हाँ मिकदार उनकी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन चीजें दो ही रहेंगी, चार नहीं हो सकती। राइट बच्चों, बात समझ आती है। अब इन्होंने भी हमारी तरह एक वेरिएबल 0 1 2 3 4 लिया और दूसरे को, अगर आप देख गौर करेंगे तो इन्होंने एग्जैक्टली हमारी नकल की है। एक साइड में तो उन्हें समझ ही नहीं आई, उन्होंने कहा जो क्वेश्चन ने लिखा वही लिख दो चुप करके। दूसरी साइड में उन्होंने फनकारी लगाई कि जहां मैंने 20 लिखा वहां 100 लिख दिया, जहां मैंने 19 लिखा 90 लिख दिया, थोड़ी सी फनकारी दिखाई है। और उससे जो कर बना वो एग्जैक्टली वही है, कि देखिए एम क्या है और इसके ऊपर के सारे क्या है और इसके बाहर का, बात सारी की सारी मुश्किल तो नहीं लगेगी बात। अच्छा, अब आगे क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल का भी अभी उन्हें बताई थी कि ट्रेड ऑफ है, एक चीज लोगे दूसरी देनी पड़ेगी। लॉ ऑफ रिटर्न्स को मैंने कहा फिलहाल ना छेड़ो, और ये हमने पहले ही कह दिया था, सम रिसोर्सेज आर कंपेटेबल फॉर सम गुड, यानी एक चीज में एक स्पेशलिस्ट रिसोर्सेज हैं, जब आप उन्हें स्विचिंग करोगे फ्रॉम कंपेटेबल गुड्स टू, यानी वो गाड़ियां बनाने वाले हैं तो कंपेटेबल गाड़ियों के साथ है ना, और जब आपने उन्हें मिजल्स बनाने पे लगाया तो क्या हो गए, वो उसके साथ कंपेटेबल नहीं, इसलिए प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो जाएगी। राइट बच्चों, और ग्रोथ भी इन्होंने दिखाई हुई है यहाँ पे, समझ आ रही बात की। तो ये तो आसान सा मॉडल है, क्या ख्याल है बच्चों, सिर्फ यही फर्क है। तो मैंने जानबूझ के दो तरह का रखा है ताकि आप मेरे से भी समझें और किताब से भी पढ़ें, जब दो समझाएंगे बंदे तो ज्यादा बात समझ आ जाएगी। आ गई समझ, चलो बस ठीक है, बात खत्म होगी, ज्यादा कहानी डालने की क्या जरूरत है, खत्म जी। समझने की आपको बात समझ आ गई है। अब ये तो नहीं कहोगे सर किताब में कुछ और लिखा था, आपने बिल्कुल कुछ और पढ़ाया। उस वक्त समझ आया, जब मैं घर गया समझ से निकल गया,
है भाई, इस तरह के मिसहैप होते रहते हैं ना। चलो ठीक है, अच्छा बच्चों चले आसान आसान सी बातें दो चार कर लेते हैं, टाइम हमारे पास है, तकरीबन 25 मिनट हैं। क्या हाल है बच्चों? और जब 25 मिनट हैं तो फिर आसान आसान सी बातें करने में हमारा क्या जाता है। अच्छा बच्चों, आपके घर में कौन कौन रहता है? ये आपका पर्सनल मसला है, मैं तो बस मुहावरतन कह रहा था, आप बताने ही लगे। है भाई, अच्छा चले मैं बताता हूँ आपको। आपके घर में आपके अब्बू रहते हैं, आपकी अम्मी रहती हैं, अच्छा आपकी छोटी आपी रहती हैं, और आप भी इसी घर में रहते हैं। ये आपका घर है। सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। अगर आप देखेंगे माजरत के साथ, तो हम कहेंगे ये इस घर के एजेंट्स हैं। इस घर के एजेंट्स हैं। ये क्या करते हैं? कहेंगे जी ये इस घर के एजेंट्स हैं, इस घर के फैसले करते हैं। क्या करते हैं? फैसले करते हैं। जैसे बहुत छोटे छोटे फैसले बच्चे करते हैं। आइसक्रीम कौन सी आएगी, आज खाना क्या पकेगा, मामू जब आएंगे स्पैगेटीज बनाएंगे या सिंगापुरी राइस बनाएंगे, तो ये फैसले कौन करते हैं? छोटे बच्चे। यानी फैसले तो करते हैं चाहे छोटे ही सही। अब्बू कौन से फैसले करते हैं? बड़े बड़े फैसले। और छोटे फैसले कौन करता है? अम्मी। और बहुत माइन्यूट फैसले कौन करता है? बच्चे करते हैं। ऐसे ही होता है ना। लेकिन फैसले तो सब करते हैं ना। क्या हाल है? ठीक है ना। इवन बच्चों से ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि जी पेंट कौन सा कराएं घर पे। होता नहीं बच्चों, यार एक मिनट देख लें ऑनलाइन वाला को बच्चे ना। जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम। अच्छा जी बेटी बोलिए। बेटे सैटरडे को ना कर लें? लाहौर में नहीं है आप? तो सैटरडे को कर लें, सैटरडे को भी तो आप लाहौर में नहीं होंगे। ठीक है। असल में मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जरा आज भी मसरूफ ज्यादा रहूंगा, और कल जुम्मा है। तो लेकिन फिर भी आप ट्राई कर लीजिएगा शाम को कोई 7-8 बजे व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? पैसे बच जाएंगे आप, तो फिर बात कर लीजिए। ठीक है, कहाँ गई कहाँ हैं आप? अच्छा अच्छा, तो घर का है आपका? कमालिया, ओहो चले ठीक है, ठीक कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र होकर कॉल करें, मैं गाइड करूंगा। ओके अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बच्ची है बेचारी, पेपर है, टाइफाइड हो गया। अच्छा बच्चों एनीवे, अब बात आ गई कि एजेंट्स। तो ये एजेंट्स फैसला कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि सर फैसले घर के एजेंट्स करते हैं। बहुत छोटे फैसले बच्चे कर लेते हैं, छोटे फैसले अम्मी करती हैं, बड़े फैसले अब्बू करते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता, ये आपको गलत है। अपनी फैमिली की सही बात बताओ। छोटे फैसले अम्मी करती हैं, बड़े फैसले अब्बू करते हैं। हकीकत ये है कि बड़ा फैसला आता ही कोई नहीं, जितने आते हैं वो छोटे होते हैं, अम्मी कर ली। और सुन अभी आएंगे आपके आगे चल के बच्चों की शादी कहाँ करनी है, भी छोटा फैसला कहलाएगा। घर कहाँ बनाना है, ये भी छोटा। तो अम्मी क्या करेंगे, डेफिनेशन बदल देंगी फैसले की। लेकिन शो यही करेंगी कि मेरे शोहर बहुत बल्कि औरतें जब बैठी होती है ना आपस में, तुम्हें तो पता है मेरे शोहर कितने सख्त हैं। और जानबूझ के हाथ काम उठाएंगे। आ जाते हैं जब मुझे मुसीबत पड़ जाती है, लेकिन जब सहेलियां सुलियां चली जाती हैं, काले भांडे तोड़ चलिए फिर। अच्छा बच्चा। अच्छा जी हाँ जी। लेकिन जब आपस में बैठती हैं तो फिर हर औरत कहती है मेरे साथ जुल्म ज्यादा हो रहा है। अच्छा ऐसी मतलब मेरा जो दोनों ब्रदर इन लॉ हैं, दोनों अकाउंटेंट हैं। एक कुवैत में रहते हैं और एक दुबई में। और जो कुवैत वाले हैं दुबई वाले, दोनों की शादी हुई है, वो अपनी बीवियां यहाँ से लेके उस मुल्क चले गए हैं। उन लड़कियों को 2 दिन भी सास के साथ रहना नसीब, और नंदे तीनों पहले ही शादीशुदा हैं। वो भी कहती है हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ। यानी कि जिस औरत को आप पूछेंगे वो आपको जुल्म की, अच्छा और आप बैठ जाएंगे ना, तो वो साबित कर देंगी कि जुल्म हुआ। ठीक है। और फिर मैंने उससे पूछा आपके साथ क्या जुल्म हुआ,
उसने कहा आपको तो पता है मैं इतनी सी थी और ये कॉलेज जाते थे, मेरी एज ही नहीं देखी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरी शादी कर दी गई। हालांकि ऐसी कोई कहानी नहीं, लड़का यहाँ से कमाने गया था, उनके घर रहने गया और इसने मुझे तो सारा पता है। ताया की बेटी थी उन्हें, लड़का रख ही लिया उनको। ठीक है, यहाँ हमें फोन आया कि उन्हें देखो रिश्ता मंगो जाना, बस गाड़ी निकाली रिश्ता मंगो, अच्छा मतलब। और वो भी खातून कहती है मेरे साथ जुल्म हुआ है और आप कहानी सुने आपके आंसू निकल जाएंगे। तो यहाँ हर औरत की दास्तान अलग है। मसलन मेरी एक स्टूडेंट थी, तो मैं बहुत छोटी उम्र पढ़ाना शुरू कर दिया ना, तो स्टूडेंट मेरी भी मेरी उम्र से बड़ी थी। तो उसकी जब शादी हो गई ना, तो चंद दिन बाद मुलाकात हुई, तो कहती है बहुत मुश्किल लाइफ। मैंने कहा वो क्यों हुआ क्या? तो कहती है कि सास मेरी बिल्कुल ठीक थी, बस दरवाजे के साथ लग के मेरी बातें सुनती रहती थी। और मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? शरारती बहुत थी। कहती मैंने फर्श पॉलिश करा दिया और उसको जूती फिसलने वाली नहीं थी। तो मैंने कहा अब क्या मसला है? अब वो सीढ़ियों से तिलक के पड़ गई बेचारी। कहती है अब मसला ये कि वो पड़ी हुई है, तो आगे कहती मुझे खाना दे के जाओ, ये करो वो करो, जुल्म उसके साथ भी। यानी खुद केले का छिलका सुट का उन्होंने लुकाता सू। हाँ जी, अल्लाह आलम क्या कर सकता है बंदा। अच्छा बच्चों, एनीवे अब बात आ गई और औरतें जालिम। ओए होए होए होए, यार वो देखती नहीं कौन सा मौका बात करने, कोई नहीं। अच्छा मेरी ना वालदा का इंतकाल हुआ 2013 में। अच्छा, मैयत घर में पड़ी है, मैं रो धो रहा हूँ। मैं अंदर गया किसी काम से, तो औरतें मेरी बीवी की तरफ उसको दिखा के कहने, देख के डी खुशकिस्मत है। 2003 ही ब्याह है, 8 ही सोरा मर गया, ते 13 ही सस मर गई। मेरी तारी दादी सस भी जिंदा है। ये जिदी मां मर गई ਉਹਦਾ पता ही नहीं। मैंने कितनी खुशकिस्मत है। अच्छा यार, वो बात करती हैं आप हैरान हो जाएंगे। तो वो इसकी अभी ओ भाई वो तो कर लो पहले जरा, सामने पे है। दुनिया और आखिरत की निशानी होती है, मैयत सामने पड़ी है, आपका ऊपर भी ये टाइम आना, वो नहीं याद, उन्हें मैं याद है। कितनी खुशकिस्मत है। वो कहते बंदा नौकरी करता है, घर सारा पिया है, बंदा ने चले जाने तो हुक्मरानी शुरू। दो गड्डियां घर च, एक गड्डी आप चलाएगी, एक बंदा चलाएगा, आजाद दी आजाद। तो वो ये बातें करें तो अल्लाह माफ करे, वो बात करेंगे आप भूल जाएंगे। अच्छा चले बच्चों, घर में ये सारे फैसले करते हैं एजेंट्स। अच्छा इकोनॉमी में भी एजेंट्स हैं जो फैसले करते हैं। कितने एजेंट्स हैं? यहाँ पे भी 4 एजेंट्स हैं। अच्छा एजेंट का नाम क्या रखा उसने, डिस्क्राइब किया गया, कहता है एजेंट एक एक्टर है जो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, फैसले करता है। रिपीट कर लेते हैं, क्या? एजेंट एक एक्टर है, क्या करता है? एक्टर मतलब अमल करने वाला है, एक्टर का मतलब अमल करने वाला है। तो एजेंट एक एक्टर है जो क्या करता है, फैसले करता है विद इन एन इकोनॉमी। अब सबसे पहले बात आ गई हाउस होल्ड की। तो हाउस होल्ड को हम डिनोट करेंगे सी के साथ। सी के साथ क्यों डिनोट कर रहे हैं, ये देखो, कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन करते हैं ना। तो सवाल ये यार, ये कौन सा फैसला कर रहे हैं? जो चीज ये मांगेंगे वही बनेगी, जो चीज ये मांगेंगे वही बनेगी। अगर ये कहें कि नहीं जनाब रिन तो अच्छा साबुन नहीं, हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, नहीं बनेगा। और अगर कहें लेमन मैक्स अच्छा है, तो क्या बनेगा? इनके जो खर्च किए हुए नोट हैं किसी चीज पे, ये नोट नहीं वोट है उसकी फेवर में। जो पैसे खर्च करते हैं वो नोट नहीं है, वो वोट है कि ये चीज बनेगी और ये चीज नहीं बनेगी। अब वेस्ट में और अमेरिका में क्या होता है, वहां तो सबसे ज्यादा पैसा शराब पे लगता है, वहां शराब भी बनती है। इसका मतलब है
हाउस होल्ड फैसला करता है कि जो वो कंज्यूम करेगा वो ही गुड्स और सर्विसेज बनानी पड़ेंगी। और दूसरा, हाउस होल्ड ने सारी फर्मों को क्या प्रोवाइड करनी है? लेबर प्रोवाइड करनी है। ठीक है। इसका मतलब है ये वो लोग हैं जो फैसला करते हैं कि इस आमदनी को किस चीज पर उन्होंने खर्च करना है। जिस चीज पे वो अपनी आमदनी खर्च करेंगे वो मुल्क में बनना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर हैं। दे विल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस इन विच क्वांटिटी। इन्होंने फैसला करना है क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? मुश्किल बात तो नहीं है, एक डेढ़ लाइन है कि यहाँ हम फैसला करते हैं कौन सी गुड और सर्विसेज बनेंगे और सर्विस को लेबर ही प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, दूसरे आगे बच्चों, फर्म्स। फर्म्स को हम इस तरह शो करते हैं, देखिए ये साइन नजर आ रहा है आपको? कौन सा साइन? क्या साइन? फैक्ट्री वाला। लेकिन हम इसे डिनोट करते हैं आई से, क्योंकि ये करते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या करते हैं बच्चों? इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये याद करना पड़ेगा आपको, ये आई से डिनोट होता है, ये सी से होता है। आगे चल के हमने इसके ऊपर चैप्टर्स पढ़ने हैं, सी आई। ठीक है, तो याद होना चाहिए, सी से मुराद है हाउस होल्ड कंजम्पशन और आई से मुराद है फर्म्स यानी इन्वेस्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्टिव ग्रुप्स हैं जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करते हैं ना बच्चों, इससे ये प्रॉफिट कमाते हैं। इससे ये प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है। और ये भी तो फैसला करते हैं कि कौन सी चीजें माशरे में बनेंगी, कौन सी नहीं। क्योंकि ये हमें स्टाइल देते हैं, हमारी लाइफ को बताते हैं क्या करो क्या ना करो। जैसे आपने देखा होगा, फर्म्स जब गाड़ियां बनाती तो उसकी एग्जीबिशन करती। क्या हाल है? जैसे सुजुकी ने अभी बोलान डब्बा बंद कर दिया, एवरी ले आया। तो एवरी जब लेके आया तो एक बहुत बड़ी सेरेमनी हुई है लोगों को बताने के लिए कि देखो अब वो जमाना गया, अब ये जमाना शुरू हो गया। तो ये हमें जीना सिखाते हैं। ये शर्ट पहनो, ये पैंट पहनो, ये रिवाज है, ये रिवाज नहीं, यही पैदा करते हैं। कैसे करते हैं? आपने कभी ड्रेस शोज देखे? ड्रेस शोज को क्या कहते हैं यार? वो फैशन शोज जो होते हैं जिसमें मॉडल कपड़े पहन के ऐसे वॉक करते हैं आके। तो क्या सिखाते हैं आपको? जीना सिखाते हैं। तो ये हमें सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। परफ्यूम कौन सा अच्छा है, शर्ट कौन सी अच्छी है, गाड़ी कौन सी अच्छी है, बाइक कौन सी अच्छी है। तो ये हमें चीजें बनाकर देते हैं और उससे मुनाफा बनाते हैं। अब पहले एजेंट कौन है? जो चीजें कंज्यूम करते हैं आमदनी खर्च करके, वो जो मांगेंगे वो बनेगा। और दूसरे कौन है? जो वो चीजें बना कर देते हैं। तो ये पहले वाले कंजम्पशन करते हैं सी, और दूसरे वाले बना के देते हैं। और बनाने के लिए क्या करते हैं? मशीनें खरीदते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है। राइट जी, मुश्किल बात तो नहीं कर दी। ये दो एजेंट हो। तीसरा एजेंट कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत अहम एजेंट है। क्यों? गवर्नमेंट आपके सामने बच्चों, कल ही बात हुई थी कि कभी ऑरेंज ट्रेन बनाती है, कभी मेट्रो बस बनाती है, डैम बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेट, रियासत क्या करती है? वो भी कॉम्बिनेशन है, कस्टम्स कायम करती है, लॉज बनाती है, और टैक्स लगा के लोगों पर, उस टैक्स से लोगों की सोशल नीड पूरी करती है। सोशल नीड क्या होती है? सड़कें, रेलवे सिस्टम, यूटिलिटीज यानी कि बिजली वगैरह। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट हमें क्या बना के देती है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका साइन हम बना देते हैं चांद तारा। ठीक है बच्चों, सही कर दिया है। और इसको हम जी से डिनोट करेंगे, सिंपल। अब कौन कौन से एजेंट हो गए? हाउस होल्ड, जो चीजें कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म्स जो बना के देती हैं इन्वेस्ट करके, और गवर्नमेंट जो इन दोनों को सड़कें, डैम और बिजली प्रोवाइड करती है, निजाम बना के देती है। और वैसे आपस की बात है, डिफेंस भी तो यही करती है। अंदर के चोरों से बचाने के लिए पुलिस बनाती है, और बाहर के दुश्मन से बचाने के लिए आर्मी बनाती है। अच्छा बच्चों, आगे आगे क्या जी? फॉरेन ट्रेडर्स। फॉरेन ट्रेडर का हमने पता है क्या हिसाब रखा हुआ है? डिफरेंस निकालना है किसका?
जो गुड्स एक्सचेंज हुई हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आप कहेंगे सर ये हमेशा ये क्यों होता है? हाँ, ये पहले हिसाब हो जाता है। जो एक्सपोर्ट किया था उससे पैसे, और जो इंपोर्ट किया था जाते हैं। इंपोर्ट से जा रहे हैं, एक्सपोर्ट से आ रहे हैं, तो माइनस करेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो आप कहेंगे सर एक्सपोर्ट ई से क्यों नहीं नोट करते? ई से इक्विलिब्रियम नोट करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो प्रोमिनेंट साउंड एक्स का एक्सपोर्ट में, इसलिए एक्सपोर्ट के लिए एक्स यूज कर रहे हैं। आई से पहले आप इन्वेस्टमेंट डिनोट कर सकते हैं, इसलिए इंपोर्ट आई से डिनोट नहीं होगा। अगला अल्फाबेट आ जाएगा कौन सा? प्रोमिनेंट साउंड भी इसका ये। तो आई से इन्वेस्टमेंट डिनोट हो गया, लिहाजा इंपोर्ट के लिए एम यूज किया, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर मैं इन चारों एजेंट्स को, अच्छा चारों समझ आए आपको? कौन कौन से? हाउस होल्ड चीजें कंज्यूम करते हैं, और फर्म्स चीजें बना के देती हैं, और गवर्नमेंट सोशल नीड पूरी करती है, सड़कें वगैरह बना के देती है, और फॉरेन ट्रेडर्स कुछ चीजें भेजते हैं और कुछ चीजें मंगवाते हैं। जो मंगवाते हैं इंपोर्ट है, जो भेजते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से पैसा आता है, इंपोर्ट से जाता है, इसलिए एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस हो गई। अब अगर हम इनको चारों को इकट्ठा लिखें तो उसको लिखने का तरीका है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आगे चल के हमने सिर्फ इस इक्वेशन पे काम करना है पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है। बाज राइटर कहते हैं कि जी अगर यहाँ तक आ जाएं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ चले जाएं ये आगे चल के फिर बात कर लेंगे, अभी फिलहाल एजेंट्स याद हो जाए, ये बड़ी बात। ठीक है जी, सही होगी बात। तो ये आगे हमारे एजेंट्स, राइट जी। अब आगे ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यार, ये नीड एंड वांट में क्या फर्क होता है? देखिए पिछले टॉपिक से लिंक तो नहीं है। अच्छा नहीं, पहले नीड एंड वांट देख लेते हैं, फिर वाइंड अप कर देंगे। बच्चों देखो, नीड होती है जिसके बगैर जिंदगी ना गुजर सके। नीड क्या होती है? जिसके बगैर जिंदगी ना गुजर सके, यानी आपकी जिंदगी कायम रहनी मुश्किल है, वो नीड है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं रोटी कपड़ा मकान नीड है, अगर ये नहीं मिलेगी तो आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन हमेशा ह्यूमन को जिंदगी गुजारने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं, आप उनको क्या कहते हैं? नीड्स। तो कहता है एज ह्यूमन बीइंग वी हैव सो मेनी रिक्वायरमेंट्स इन अवर लाइफ्स, बट ऑल आर नॉट सेम नेचर एंड इंटेंसिटी। सम ऑफ देम वी नीड इमीडिएटली, देन द अदर आर कैन बी पोस्टपोन्ड। तो जो चीज इमीडिएट है उनको हम क्या कहेंगे? वी कैन कैटेगराइज ए नीड्स हैं। और वांट्स क्या होती हैं? वांट्स वो होती हैं बच्चों जिसके बगैर, समथिंग यू कैन लाइक टू हैव इन लाइफ, बट इट इज नॉट नेसेसरी अ थिंग विदाउट वी कैन नॉट लिव। ये वो चीज नहीं जिसके बगैर हम जिंदा ना रह सके। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो नीड क्या है? जिसके बगैर जिंदगी गुजर नहीं सकती। और वांट क्या है? हो तो बड़ी अच्छी बात है, ना भी हो तो जिंदगी गुजर जाएगी। अच्छा एक और चीज जो फिलोसोफर कहते हैं नीड स्पेसिफिक नहीं होती, वांट स्पेसिफिक होती। यानी एक बच्चा आता है घर में, अम्मी से आ कहता है अम्मी भूख लगी कुछ खाने को दो, ये क्या है? ये नीड है। और एक बच्चा घर में आता है कहता है अम्मी भूख लगी लेकिन खाऊंगा सिर्फ पिज्जा, ये वांट स्पेसिफिक होती है। तो पिज्जा घर में ना हो तो बंदा मर जाएगा। कभी आपने सुना होगा यार वो फला फला बंदा गुजर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, बेचारे को पिज्जा चाहिए था किसी ने लेके नहीं दिया। तो लिहाजा ये वो चीजें हैं जिसके बगैर जिंदगी गुजर सकती है। अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बड़ा मसला नहीं, जिंदगी गुजर ही जाती है। क्या हाल है? क्यों बच्चों, है ना जी? नो डिफिकल्टी। अब जैसे मुझे देख लें, मेरे पास नीड्स हैं वांट्स नहीं है। हाँ जी, मिसाल के तौर पे छोटी सी गाड़ी ले ली होंडा सिटी, गुजारा कर लिया। पुरानी ले ली, सैमसंग का फोन ले लिया, सैमसंग की घड़ी बांध ली। ठीक है, छोटा मोटा लैपटॉप ले लिया। तो ये सब क्या है? नीड्स हैं।
लेकिन अगर मेरे पास फॉर्च्यूनर होता तो दैट्स अ वांट। क्या हाल है बच्चों? वांट है ना, मैं फॉर्च्यूनर हो मेरे पास। क्या हाल है बच्चों? प्राइवेट जेट देखो, ख्वाब वो देख रहा है जो खुद जहाज है। अच्छा, ये प्राइवेट जेट किया ही इसने इसलिए क्योंकि ये चाहता है मेरी बरादरी का भी जिक्र आए। हैं? कहानी है ये। अच्छा, वो प्राइवेट जेट्स का मैंने थोड़ा सा काम किया था। उसका बंदे का नाम था ए AUNN, ऑन कहते थे हम उसको। उसका अमेरिका में वो था, क्लब था, फ्लाइंग क्लब, और वो प्राइवेट सर्विसेज देता था। उसने कुछ ऐसा वेबसाइट बनाने का और उसको ऑप्टिमाइज करने का काम हमें दिया था। तो काफी दिन में हमने किया था, तकरीबन 2-3 महीने चलते रहे। कम वक्त ऑप्टिमाइजर इतना ढीला था, उसने क्लाइंट गवा के ही छोड़ा। $1000 मिलता था, उसमें से $200-300 उसको भी हम दे देते। ये यार तेरी तनख्वाह 300-700 आता था, वो मालिक को चला जाता था। उसमें 100-200 मुझे मिल जाता था। तो मैंने कहा चल यार काम चल रहा है। उसने बड़ी खपाई की, लेकिन भाई वो बंदा सीधा क्लाइंट गवा के ही छोड़ा उस। ठीक है। ऑप्टिमाइज बच्चे कम रिसोर्सेज में अच्छे से अच्छी चीज हासिल करिए, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्टिमाइज। जैसे आप मोटरवे से जा रहे हो, और अगर आप गाड़ी चलाओगे ना 80 या 90 की स्पीड पे, तो तुम्हें ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज मिलेगा। क्यों भला? कम से कम फ्यूल लगे। CD 70 पे भी होता है, आपने देखा होगा। जब बाइक स्टार्ट होती है तो वो कहता है फ्यूल ज्यादा खा रही है, और जब वो मेरे ख्याल 40 से 60 की रेंज के अंदर उसका निशान लगा हुआ है, वहां क्या होता है? फ्यूल कम से कम, वो ऑप्टिमाइज वो। लेकिन अगर आप उससे तेज करोगे तो क्या होगा? डबल फ्यूल इंजेक्शन खुल जाएगा ना। फिर वो माइलेज उसका कम हो जाएगा, फिर 70 नहीं करेगी, फिर 50-40 ही करेगी। है ना बच्चों? जी बेटा। हाँ, वो असल में चाहता ये था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर मिले। जो भी बजट मैंने आपको दिया इसके अंदर मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर आनी चाहिए। ठीक है। ऑर्गेनिकली। तो इस तरह के काम जिम्मे लगे होते हैं, तो हम उस पर काम करते रहते हैं। कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। जब नहीं होते फिर क्या होता है? फिर माजरत ही होती है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक बात सही हो गई? फैक्टर प्रोटेक्शन नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्या हाल है? कल जुम्मा है? फ्राइडे कल? अच्छा, फ्राइडे को हमारी क्लास कितने बजे होती है? सुबह 9 बजे। चलो ठीक है।